ये पूछेंगे हम कि दोनों दौरों में डिफरेंस क्या था और आखिर क्या वजह है कि आज ये फिर से लोग जो हैं यहाँ पर सड़कों पे हैं और अपनी डिमांड जो है सिक्योरिटी मांग रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से, 90 में और अभी में क्या फ़र्क है। आपने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, आप समाज सेविक भी हैं, आप मुझे ये बताएं। मैं इलेक्शन भी लड़ा हुआ है और 90 में जब जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर कश्मीर में बैरकों में बैठी हुई थी और तमाशा देख रही थी कि हमारा पलायन कैसे हो रहा है, हमारे रेप कैसे हो रहे हैं, हमें धमकियाँ कैसे दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे सड़क पे निकल रहा है, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। वो दौर हमें मरते दम तक रहेगा आंखों में कानों में। वो तो जाहिर सी बात। तो उसके दौर में और आज के दौर में इतना फ़र्क था कि उस टाइम पे बच्चा बच्चा सड़कों पे था, आज बच्चा बच्चा घर में बैठ के तमाशा देख रहा है। उस दौरान आपको ये होगा कि ये मेरा दुश्मन है, सीधा साफ पता है, आज पता ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उस टाइम पे हमको किसने मारा। आज बेटा कराटे कौन है, आज यासीन मलिक कौन है, ये हमारे पड़ोसी थे, क्लासमेट थे। ये तो तमाशा मूक दर्शक, जैसे आज मूक दर्शक बने हुए हैं वैसे ही तमाशा देख रहे हैं। मुझे बताइए, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस के अंदर मारा गया, वहाँ और कोई नहीं था। रजनीवाला को स्कूल के अंदर मारा गया तो वहाँ कोई नहीं था। दीपक चंद को मारा गया, ऐसे तो कई उदाहरण हैं। तो वहाँ की आवाम क्या कर रही है? एक तरफ से तो वो बोल रही है, नाच नग कर रही है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स इसी पे रही है। यही लोग आपको बीजेपी की रैली में दिखेंगे, यही लोग आपको कांग्रेस की, यही पीडीपी की और यही गुलाम नबी आज़ाद के पीछे पीछे। क्यों? दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। उनकी टनल के इधर एक बात होती है, टनल के उधर दूसरी बात होती है। और आप लोगों को बलि का बकरा तो हम बन ही रहे, 32 साल से बन रहे। लेकिन तब मैं अपने जो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, मुझे ये लग रहा है जो 90 का दौर था तब हम ऐसे गीता भवन में बैठते थे। आज 32 साल हो गए तो ये दौर आज बीजेपी की नाक के नीचे देखने को किसने सोचा था। 2008 में मैंने इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि बीजेपी उस टाइम पे न सेंटर में पावर में थी न स्टेट में थी। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे कांग्रेस ले लो आप, कोई भी पार्टी ले लो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लो, पीडीपी ले लो, जो भी ले लो आप, वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी इलेक्शन के टाइम पे। तो हमने एक थॉट प्रोसेस थी, हमारे जो लोग थे समाज के, कलकत्ता में एक एनक्लेव हुआ था जिसमें पूरी हमारी जितनी एसोसिएशन है पूरे ग्लोबल में सबको इनवाइट किया गया था कि यही सोचने के लिए अल्टीमेटली हमारी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, हम वोट बैंक नहीं है, करे तो करे क्या। तो हमने ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी और मैं जयपुर से माइग्रेट होकर वापस आ गया था यहाँ। मैंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में, क्योंकि मैं रनावारी से बिलोंग करता हूँ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हजरतबल ही पड़ती है। वैसे हमने 14 उस टाइम पे कैंडिडेट खड़े किए थे, ये जानते हुए कि हमारे को जिन लोगों ने वहाँ से भगाया वो हमें वोट नहीं डालेंगे। लेकिन ये था कि जो हमारा हक है जब तक हम जिंदा हम नहीं छोड़े, इस वजह से इलेक्शन लड़ा था। और 90 में जब फारूक अब्दुल्ला दुम दबा के भाग गया था और 70 खूंखार उग्रवादियों को जो ऑन रिकॉर्ड्स है, जो मिस्टर वैद भी बोल चुके हैं कई इंटरव्यूज़ में, खूंखार उग्रवादियों को छोड़ दिया और भाग गया वहाँ पे, तो वहाँ पे लोकल पुलिस बैरकों में बैठ के तमाशा देख रही है। मैं उस टाइम पे वॉलंटियर किया था अपने आप को, मुझे गीता भवन से उठाया गया, श्रीनगर लिया गया, क्योंकि लोकल कोई, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज की चैलेंजेस हैं, गली मोहल्ले वहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ से फायर हो जाए कुछ नहीं पता चलता था। लोकल लोगों को सपोर्ट था। तो कश्मीरी पंडित बेचारे जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, मैंने कईयों को रेस्क्यू किया जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरों में नहीं निकल पा रहे थे। तो तब के दौर में ये दौर में है कि वेन्यू चेंज हो गया, पहले गीता भवन में होता था, आज रिलीफ कमिश्नरी, इतना ही चेंज हुआ है। बिल्कुल, आप देख लीजिए अभी पलायन दोबारा से हो रहा है, पार्टी चेंज हो गई है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला वैसे ही है। फारूक अब्दुल्ला तो यार उनकी बात क्या करो, इनको बनाने वाले भी यही लोग हैं। अब आप बताइए, पीछे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं को रेड कॉर्पेट वेलकम किया। और जब यहाँ पे बीजेपी ने सरकार बनाई थी पीडीपी से, शौक लग गया था खासकर हम कश्मीरी पंडितों को। और मुफ्ती सईद ने उस टाइम पे ऑन रिकॉर्ड सब गूगल कीजिए, इनकी नाक के नीचे स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान और हुर्रियत को थैंक यू किया कि यहाँ पे वोटिंग अच्छी हो गई, परसेंटेज अच्छी हो गई। और 3.5 साल इनकी सरकार नहीं चली, अब वो किसी और के ऊपर डंडूरा पीट रहे। उस टाइम पे भी जो हमारे यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की ये बनाई गई है, कश्मीरी पंडित डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट जो बीजेपी का बनाया गया, ये कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप बताइए, मैंने एक आरटीआई की थी पीछे, मेरे को जवाब आता है कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आजकल तो सावन कोल के ट्रांसफ़र लेटर सोशल मीडिया पे है, कई कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने बॉन्ड दे के दिया जो पीएम पैकेज में गए। मैंने एक सवाल उठाया था, जो अपने आप को बीजेपी के कश्मीरी पंडितों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अशोक रंगू, जो 30 साल से पन्नू कश्मीर के अलग झंडा लेके बैठा था, है उसने अब बीजेपी का झोला पहन लिया। उसका बेटा तो ज्वाइन कर गया वहाँ पे पीएम पैकेज में और 1 साल तक उसको जम्मू में बैठ के सैलरी दी गई। क्या हो रहा है ये तो बोल रहे हैं जी। अभी आपने पेपर में भी देखा होगा, निकल रहा है जो 33 करोड़ का घपला हुआ जेके बैंक में, इसमें तो बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। मोदी जी तो बोलते हैं ना खाने देंगे ना खाएंगे, इनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है? कहीं ना कहीं तो पॉलिसी पैरालिसिस
अब आप आज ट्विटर पे देख लीजिए, नेहरू को गालियां, इंदिरा गांधी को गालियां, राजीव गांधी को गालियां। अरे भाड़ में जाए ना, वो जो हुआ वो हुआ, तभी तो आपको पावर मिला है। आप अपनी उपलब्धियों की बात कीजिए ना। जब ये लोग जंतर मंतर आए थे प्रोटेस्ट करने, तब आपने साथ दिया था। आपको लगता था कि ये इतने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? 174वां दिन आज। वाकई में दुख की बात, मैं कहता हूँ ना, मेरा कातिल भी तो हुई और मेरा मुंसिफ भी तो हुई। क्योंकि उस समय था कि आपके हम उम्र जो थे वो बैठते थे गीता भवन में 90 के दौर में। ये तो आपके बच्चे हैं, इनको इन्होंने वो दौर देखा नहीं, इनको पता ही नहीं। मैं वही इनके साथ आज इनका प्रोत्साहन करने आया था कि मैंने 4 स्टेशन देखी है अपनी लाइफ में। एक तो सुनी हुई है, तो कश्मीरी पंडित एक बार सड़कों पे कश्मीर में निकले थे जब परमेश्वरी का केस हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था कि जब इंदिरा गांधी मरी थी, हम ही कश्मीरी पंडित सड़कों पे निकले थे। उसके बाद में तीसरा हुआ जब टिकला टिपलू की किलिंग हुई थी, तो लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित। और चौथा मैंने जो देखा, जिसके लिए मैंने इनको आज सल्यूट किया है, मेरे भाई बहन है, ये छोटे हैं मेरी उम्र से, तो इनको मैंने किया कि जो इन्होंने लाल चौक में किया, ये कितना भी कर्फ्यू लगा के झंडे चढ़ा ले, ये डल लेक को इन बच्चों ने ही वहाँ पे वेसू से लेके, लाल चौक से लेके, बारामूला से लेके, अनंतनाग से लेके सड़कों पे निकले। मैं इस देश में खंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा। यही चीज तो नहीं कहीं उनके पेट दुखना शुरू हो गए? यही चीज़ तो हुआ है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे रविंदर रैना जी आए थे, जो आपका आजकल आपको सिर्फ नगमा और डांस और पगड़ी पहन के दिखेंगे, और हमेशा उनका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे। मुझे याद है जब मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, रजत शर्मा का एक प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, उन्होंने बड़े मतलब क्या मैं बोलूँ, खल्ली उड़ाई। अरे जब हिंदुस्तान में या कश्मीर में पाकिस्तान हमला करता है तो आप अमेरिका जाते हो, ओबामा पाकिस्तान चले जाओ ना। आज उनकी नींद क्यों जग गई? कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी गए थे कश्मीर, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे, पीओके वापस ले लेंगे। क्यों? इलेक्शन आने वाला है, असेंबली भी आने वाला है, इनको कश्मीरी पंडितों की याद आएगी 2024 में। आप मेरे से लिख लीजिए। रविंदर रैना जी यहाँ आए, बड़े खुश थे ये लोग। अब रविंदर रैना जी आ गए, बीजेपी के हमारे जो केडीडी है, कश्मीरी डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट के नेता इधर आ गए हैं। वही बात होती ना, मेरे कातिल भी तुम्ही, मेरे जो बड़ा कॉमन डायलॉग है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद जब निर्मल सिंह जी गए दौरा करने, उन्होंने ट्वीट पता क्या किया? जो ये परिवार 15 आए हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे यहाँ जम्मू में समर कैपिटल में आए हैं घूमने के लिए, ये फीडबैक जा रहा है मोदी जी के पास। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई अगर आप यहाँ पे आपने ये बंदे बिठा रखे हैं, इनको आपने इसलिए बिठा रखा है कि कश्मीरी पंडितों की जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुँचाए, वो नहीं पहुँचा रहे, गलत फीडबैक पहुँचा रहे। तो आज मेरा जो एक्सपीरियंस है 32 साल का, बीजेपी इज़ गुड फॉर अपोजिशन, दे कैन नॉट रूल इन JNK। दे कैन नॉट रूल इन JNK, ये कहना था हंडू साहब का। ये दिल्ली से आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरी बारीकियों से ये बताया है कि कैसे 90 के दौर में हुआ, और वैसा ही दौर जो है आज के दिन इन्हें नज़र आ रहा है। लोग जो हैं मजबूर हैं, डिमांड जो है वो सबको मालूम है कि क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, लेकिन उच्च कह सकते हैं अधिकारी हों या फिर केंद्र में बैठे हुए मंत्री लोग हों, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? इसी सवाल के साथ मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।